Hello, welcome to RS Academy. I am Neha ma'am. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लॉज कैसे हमारे टोटल हमने 5 टाइप ऑफ लॉज पढ़े थे। आई होप आपने रिवाइज किया होगा वो सारे लॉ। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे केमिस्ट्री में कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। आज हम अपने एटॉमिक थियोरी के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक थियोरी है क्या, एटम कैसे हुआ, पहले क्या एजम्पशन था, अब कैसा मॉडर्न क्या मॉडिफिकेशन किया गया, ये सब हम कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एटम के बारे में डिस्कवरी की थी, जिन्होंने थियोरी लिखी थी, वो थे हमारे डाल्टन। डाल्टन सर ने बताया था कि एटॉमिक थियोरी क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि जो भी मैटर है, अब मैंने आप मैटर क्या होता है वो मैंने आप सबको बताया था। तो डाल्टन ने बोला कि जो मैटर है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। क्या कहा, जो भी मैटर है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो कंसिस्ट करता है, वो इनडिविजिबल एटम का होता है। अब ये उनका ये कहना था कि जो एटम, जो हमारे मैटर्स होते हैं, हमारे जो एटम्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये थियरी बाद में जाके गलत साबित हुई। क्योंकि जब हम मॉडर्न थियरी के बारे में पढ़ते हैं तो मॉडर्न थियरी में हमें बताया गया है कि हमें पता है कि एटम भी डिविजिबल है। एटम के अंदर और क्या कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, और न्यूट्रॉन, ये सारे जो है वो एटम में होते हैं। दैट मीन्स उन्होंने कहा था कि एटम से ज़्यादा और कोई भी डिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ये इनडिविजिबल है। बट ये जो इनकी थियरी थी बाद में जाके रॉन्ग प्रूफ हुई। एटम, बात हमने देखा है, एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड होते हैं। ओके, और उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, हाँ, अगर सेम एलिमेंट है तो इनके पास अगर एक एलिमेंट सेम है तो इन सब के पास कैसी प्रॉपर्टी होगी, इन सब के पास होगी हमारे पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जब भी हम बात करते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब सब कुछ सेम होगा। इनका कहना था कि जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे हमारे गिवन एलिमेंट में, उन सब का प्रॉपर्टीज कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को अगर हम चेक करेंगे, मतलब हमने डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन देखा, तो उसमें हमें क्या मिलेंगे, उसमें हमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिल सकता है। यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल, सेम नहीं होगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफर कर सकती है। ओके, बट ऐसा नहीं है, ये भी जो स्टेटमेंट है वो बाद में जाके रॉन्ग प्रूफ हुआ। ऐसा नहीं होता, सेम एलिमेंट जब आप मॉडल, अभी भी हम सबको पता है कि सेम एलिमेंट के भी सारे एटम सेम प्रॉपर्टीज कंटेन नहीं करते। कोई कोई एटम ऐसा होता है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। और डिफरेंट एलिमेंट में भी ज़रूरी नहीं कि सबकी प्रॉपर्टी नॉन आइडेंटिकल हो। डिफरेंट एलिमेंट में भी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बट ये डाल्टन ने कहा था कि ऐसा नहीं होता। ओके, और क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड स्टेट। क्या कहा था कि कंपाउंड कब बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं जब हमारा, अगर हमें कोई कंपाउंड बनानी है, उन्होंने कहा था कि कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड बनता है जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रेशियो में ही हमारे कंपाउंड बनते हैं। ऐसा इनका कहना था। ओके, और उन्होंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दिस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट कहा था डाल्टन ने, तो ये कहा था कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल मैं कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, तो इस केमिकल रिएक्शन को जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंपली अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ हमारे जो एटम होते हैं वो हम रीऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं हम, जो भी हम केम एक मिनट, डाल्टन ने बोला था कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं, ओके, सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उस रिएक्शन के दौरान हमारी जितनी भी एटम्स होती है वो रीऑर्गेनाइज होती है। क्या होता है, हमारा जो एटम है वो रीऑर्गेनाइज होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि एटम्स जो है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लोग इसे याद रखना। स्टेटमेंट क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि जो भी एटम्स होती है, जो भी रिएक्शंस में एटम बनती है वो क्या है, वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय।
मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें से कोई नई चीज़ बन रही है। तो हो सकता है कि कुछ जो हमारा रिएक्टेंट हो वो डिस्ट्रॉय हो, वो क्रिएट हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा डाल्टन ने कहा था कि क्या होता है हमारे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में हमारे जो एटम होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और कोई भी एटम ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट किया जाता है। ये किसने कहा था? ये हमारे डाल्टन सर ने कहा था। तो ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हम पहले यूज करते थे। बट अब कौन सी थ्योरी हमारे पास आ गई है? अब हमारे पास आ गई है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला है? ये जो थ्योरी हम अभी यूज कर रहे हैं वो देखो, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि जो मैटर होते हैं, जो भी मैटर प्रेजेंट है, या फिर एटम बोल सकते हो आप, वो क्या डाल्टन ने बोला कि वो इनडिविजिबल है। बट यहाँ पे उसका उल्टा होता है। एटम क्या है? एटम हमारे डिविजिबल होंगे। तो आप देखो अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होता है। तो आप एक पॉइंट तो यहाँ से बोल सकते हो कि एटम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है, हमारे एटम इनडिविजिबल थे। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला कि एटम डिविजिबल है। अब एटम किस में डिविजिबल है? एटम तीन चीज़ों में डिविजिबल है। एक तो इलेक्ट्रॉन में, फिर हमारे प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ये तीन चीज़ों में हमारी जो एटम है वो डिविजिबल है। ओके, लेट्स सी आगे देखते हैं। और कहा इन्होंने कहा था कि एटम ऑफ सेल एलिमेंट में नॉट, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट हमेशा आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कंटेन करती है। बट ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास कोई सेम एलिमेंट है, अगर मेरे पास सेम एलिमेंट का एटम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रिस्पेक्ट में सेम होंगे। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू बी सेम। ओके, ये नेसेसरी नहीं है कि वो हर हर रिस्पेक्ट में वो सेम होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वो सेम हो भी सकते हैं, वो सेम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं। नाउ ऐसा भी है कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी ज़रूरी नहीं कि सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। हमारी जो प्रॉपर्टी है सेम भी हो सकती है। ओके, तो सेम एलिमेंट में ज़रूरी नहीं कि हमारे सारी प्रॉपर्टी सेम हो, जबकि डिफरेंट एलिमेंट में ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। ओके, ये आपको आपको कंपेयर करके पढ़ना है। और क्या कहा था इन्होंने? कहा था कि जो एटम है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया तो उस केमिकल रिएक्शन में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे एटम होते हैं। जो हमारे एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये भी बोलता है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब हमारे जो एटम्स है, जब भी देखो, अगर आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी होगी तो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है यूरेनियम, जैसे यूरेनियम है तो वो क्रिप्टॉन में चेंज होता है। तो ऐसा पॉसिबल है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऐसे बोलती है कि हमारे एटम है, हमारे जो एटम है, जितने भी हमारे कोई कोई कुछ कुछ ऐसे हमारे एटम है जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में भी ट्रांसफर होती है। एटम जो हमारे हैं वन एलिमेंट से अनदर एलिमेंट में क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। ओके, बात भी अच्छे से याद रखना है। हमारे जो एटम, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम कैन बी ट्रांसफर्ड वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी मास होता है एटम का, जो भी मास है, अगर इसका जो भी मास है, इस एटम के मास को हम लोग एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। क्या सकते हैं? ये जो भी एटम का मास है हम उसको एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला? ऐसे हमारे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला। तो ये जो की पॉइंट है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, वो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि सेम एलिमेंट जरूरी नहीं कि वो हमेशा
सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी। मैंने कहा था कि सेम एलिमेंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट का एटम है तो नॉट नेसेसरी कि सारे एलिमेंट सेम हो। उसका एग्जांपल क्या है, इसका एक मिनट, एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप मतलब क्या, हमारी जो एटॉमिक नंबर, हमारा जो कंपाउंड होता है, हमारे कंपाउंड का एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर मैं आपको आइसोटोप पता होगा तो हमने क्या पढ़ा है, जो हमारे एटॉमिक नंबर होती है वो क्या होते हैं, वो हमारे एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एटॉमिक मास होती है। ओके, डिफरेंट एटॉमिक मास, ये हमारे आइसोटोप का मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कार्बन 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 है, सबकी एटॉमिक नंबर सेम होंगे 6, बट हमने देखा है 12 नंबर का कार्बन भी होता है, हमने देखा है 13 नंबर का कार्बन भी होता है, हमने देखा है 14 नंबर का भी कार्बन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के फॉर्म है। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारे हमारे सेम एलिमेंट का एग्जाम्पल हुआ। सेम एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हुआ, आइसोटोप। जितने भी हमारे आइसोटोप्स हैं, देखो ये एलिमेंट तीनों सेम है। अगर मैं आपको बोलूँ तो एलिमेंट तो तीनों सेम है, ये जो तीनों क्या है, तीनों ही कार्बन है, तीनों ही कार्बन है, बट इनकी जो एटॉमिक मास है वो डिफर करती है। तो ये जरूरी नहीं कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज, हमने दोनों थ्योरी देखी, हम डाल्टन थ्योरी भी देखी, हमने मॉडर्न थ्योरी भी देखी। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको पूछा कि हाँ हमें एटॉमिक मास के बारे में पता करना है, तो सिंपल सा हमारे दिमाग में आएगा एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम। सिंपल सी बात है ना। अगर मैंने बोला कि हमें एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम में कितना मास है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। ओके, नाउ अगर मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको नेम से समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं किसी एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास से क्या समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास से समझ में आ रहा है मास ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना, एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो ये हमारा मीनिंग हुआ कि इसका मतलब होता क्या है। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला कि अब हम उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, लेट्स सी। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास मतलब किसी एक एटम की बात करें, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि मैंने हाइड्रोजन की बात की। पर जब मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूल के मास, तो मॉलिक्यूल मतलब ये क्या हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसमें कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि मैम हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। अब हमने एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को समझिए क्या होता है, पर अब एटॉमिक मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अगर हम करंट मॉडर्न में देखें, तो मॉडर्न जनरेशन में क्या होती है, हमारे पास होता है एक टेक्निक, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि है स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से, ओके, जब जब हमें हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि व्हाट इज बाय
व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या होता है, एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं, अभी अगर मॉडर्न में देखा जाए तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब हम पहले कैसे उसको मेजर करते थे, पहले क्या, पहले तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक थी नहीं, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट। उसमें हमने क्या किया था, बेसिकली हमने उसमें हमारा जो एटॉमिक मास है वो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन आपको पता है कि बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम होगा, ये हमें पता था, ठीक है। तो हमने एज ए रेफरेंस हाइड्रोजन को कंसिडर किया, एज ए रेफरेंस मैंने हाइड्रोजन को कंसिडर किया। ओके, हमने एज ए रेफरेंस हाइड्रोजन को कंसिडर किया। अब हम क्या करेंगे, हमने कंसिडर किया हाइड्रोजन को, फिर हमने क्या किया, हमने लिया कार्बन 12 C12। मैंने आपको अभी समझाया कि आइसोटोप वाला कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको पता है कि C12 मतलब क्या। C12 मतलब कार्बन की एटॉमिक मास जिसमें 12 होती है, हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, तो उस कार्बन की जब हम बात कर रहे हैं, कार्बन 12 लिया। हम कार्बन 12 को पहले पहले तो हमने हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया। हमने सिलेक्ट किया कि हाँ हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हमने सिलेक्ट किया। अगर फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को उस टाइम पे हमने सिलेक्ट किया कि हमारे पास इसका एटॉमिक मास होगी 1। कितनी होगी एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होगी 1, ठीक है। तो इसके आगे जितने भी हमारे एटम्स आएंगे, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, हम उनको इसके बेसिस पे हम उसका एटॉमिक मास बताते जाएंगे, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके। बट अब क्या किया हमने, अब हमने अभी के टाइम पे हमने किसको रेफरेंस माना है, अभी के टाइम पे हमने रेफरेंस माना है C12 को। C12 को हम एज अ रेफरेंस यूज करें, पहले हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह यूज किया, उसको हमने 1 कंसिडर किया, और उसी के रेफरेंस में जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल मिलते गए, एटम मिलते गए, हमने उसका एटॉमिक मास बढ़ाते गए। बट अब हमने क्या किया, अब हमने कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाँ हमने एक यूनिट, एक रेफरेंस लिया, ऑब्वियस बात है कि हमें एक यूनिट भी चाहिए, तो हमने एक यूनिट बनाई। क्या यूनिट है वो, ए 1 AMU। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 AMU हमारा इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, ठीक है, ये हमारा हमने अभी एक यूनिट बनाई है 1 AMU यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कभी पूछते कि 1 AMU मतलब क्या, तो आपको उसको बताना है कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU मतलब होता है हमारे पास 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब जो हमारे पास कार्बन 12 एटम है, उसका अगर हमने 1/12 मास लिया तो वो हमारे 1 AMU के बराबर होता है। ये इसकी यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है, तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है। ऑब्वियस ही बात है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारा टारगेट क्या है, हमारा फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द मास ऑफ कार्बन C12 एटम। C12 हमने लिखा मास ऑफ C12 एटम। मुझे पता है कि कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 6। इसका मतलब मेरे पास 6 प्रोटॉन होंगी और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन होंगी, ये हमें पता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, वही हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। ये टोटल कितने हुए, ये हमारे टोटल हो गए 12, 12 हो गए। दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन ये 12 है, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसका मतलब एक कार्बन 12 एटम के एक मास में कितना होता है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे एक कार्बन
एटम में इतना प्रेजेंट है। तो 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन टू एटम। तो मास ऑफ कार्बन टू एटम कितना मिला हमें? वो हमें मिला 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻²⁴। यहाँ पे 12 कैंसिल। अब हमें कितना मिलेगा? अगर हम ध्यान से देखें, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो 1 AMU है वो कितना है? अभी सिर्फ ये बचा ना हमारे पास, क्या है वो? 1.66 इंटू 10⁻²⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो ये हमारा 1 AMU का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो प्लीज़ इसको तुम अच्छे से बाय हार्ट करके रखो कि 1 AMU का वैल्यू क्या है। देखो अभी तो मैंने आपको बताया डिराइव करके, बट हर वक्त आप एग्जाम में ऐसे निकालते नहीं बैठोगे। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये नोट करके एकदम अच्छे से आपको उसे याद कर लेना है कि 1 AMU मतलब कितना? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻²⁻24 ग्राम। क्लियर है? अभी तो हमने देखा कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, बट हमें अगर कभी पूछ लिया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है उस वक्त हम क्या करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी, जब मैं बोल चुकी हूँ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मतलब क्या? क्यों हमने एटॉमिक मास से निकाला था ना, तो हमने एटॉमिक मास के हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में क्यों सोच रहे हैं? रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होती है बट हमारे एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन के कितने हैं? कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, 3 मॉलिक्यूल है। तो कॉमन सेंस की बात है कि सबका क्या होगा, सबका एटॉमिक मास हमारे पास अलग अलग है। अब मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा। अब तो मुझे याद रखना है कि व्हेन वी टेक, जब भी हमें बात करना है एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का नीड क्यों आया? एवरेज एटॉमिक मास का नीड इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास एक ही एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक ही एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास में कैसे निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास में तीनों का सम करके डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज फॉर्मूला मास। व्हाट इज फॉर्मूला मास? ठीक है, तो फॉर्मूला मास बहुत इजी है। फॉर्मूला मास क्या होता है? लेट हम देखते हैं। लेट्स सी, नाउ हम देखेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, ओके, कोई भी हमारा आयोनिक कंपाउंड है उसमें कितने आयन प्रेजेंट है, उससे हम क्या निकालते हैं? हमारा उससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, क्या निकालना है हमें? हमें फॉर्मूला मास निकालना है NaCl का। NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो फॉर्मूला मास में क्या करना होता है? हम क्या लिखेंगे पहले? हमारे पास दो कंपाउंड है, एक Na है एक Cl है। तो दोनों ही कंपाउंड के क्या होंगे? दोनों ही कंपाउंड के, ये देखो NaCl क्या है? Na प्लस होगा और Cl माइनस, ये दोनों आयन्स होंगे। जब हम फॉर्मूला मास की बात करते हैं तो फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। ये मेरा NaCl एक फॉर्मूला है। अब Na प्लस और Cl माइनस इंडिविजुअल कैसे एक्ट कर रहे हैं? ये दोनों एज अ आयन्स एक्ट कर रहे हैं।
तो हम फॉर्मूला मास में क्या करते हैं, फॉर्मूला मास में हम जितने हमारे पास आयन प्रेजेंट है उन सारे आयन्स का जो एटॉमिक मास होता है उनका जब हम समेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हमारे पास पहला आयन कौन सा है, Na मॉलिक्यूल का आयन, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ऑफ Na+। फिर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ Na लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस, शॉर्ट में लिखती हूँ एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब एटॉमिक मास ऑफ Na 23 होता है और 0.0, और हमारा क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर में मिलेगा 58.5। क्लियर है। फॉर्मूला मास कैसे निकालना है, फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास मतलब सारे जितने भी हमारे पास आयन प्रेजेंट है उन सारे आयन्स का जो एटॉमिक मास है उन सबका जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें फॉर्मूला मास मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं फॉर्मूला मास निकालने के लिए, कि आपको याद रखना है। ये सब हमने आज, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ईजी है। जितना मैंने आपको आपको बस रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोल। मैं आपको बता के जाती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मोल। मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों मोल यूज़ किया, क्या रीज़न है, किस लिए आया, हम सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन में यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। डेली बेसिस पे RS अकेडमी पे नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर आपको मिलते हैं, अब तो बायोलॉजी के भी आपको मिलते हैं। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।